हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने हमारा पार्ट 1 जो कि गद्य खंड से लिया गया है, बड़े भाई साहब, इसको हमने एक समरी के रूप में पढ़ा तथा समझा था। आई होप आपने इस पूरे पाठ को घर पर पढ़ा होगा। आज के इस वीडियो में हम इनके प्रश्न अभ्यास से किताबी गतिविधियों पर चलेंगे। प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी भाषा में, क्योंकि परीक्षा में आपको खुद ही इनके आंसर लिखने हैं, इसलिए आपको यहाँ से ही इसकी तैयारी करनी होगी। मौखिक प्रश्न को आपको 1 से 2 लाइन में लिख देना है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटे उत्तर होंगे इसके। उसके बाद लिखित प्रश्न है जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मतलब आप इन उत्तर की कम से कम 4 से 5 लाइन होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप आसानी से इनके उत्तर लिख पाएंगे अगर आपने पाठ पढ़ा है तो। उसके बाद अगर आपको जो उत्तर नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। जितना हो सके आपको खुद से ही लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में। अब आपको ख वाले के अंदर 50 से 60 शब्दों में मतलब आपकी कम से कम 8 से 10 लाइन उत्तर की होनी चाहिए। इतना बड़ा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, तभी कॉपी चेकर इसके 5 नंबर आपको देगा। उसके बाद निम्नलिखित में का आशय स्पष्ट कीजिए। यह मैं आपको PDF के माध्यम से पहुंचा दूंगी, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के अंदर यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द में आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। 2-2 पर्यायवाची हो जाए तो बहुत होते हैं। नसीहत। नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा, सीख या उपदेश। रोष का अर्थ है क्रोध, गुस्सा या क्षोभ। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, मुक्ति। राजा का पर्यायवाची है महीप, नृप या भूप। और ताज्जुब का पर्यायवाची है हैरानी, आश्चर्य या अचरज। ठीक है, इन पर्यायवाची शब्दों को भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। आगे प्रेमचंद्र जी की भाषा बहुत पेनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इसी कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। प्रेमचंद्र जी की जो भाषा है वो मुहावरेदार भाषा होती है। उन्होंने अपनी इन पाठ के अंदर जो भी अनुच्छेद लिखे हैं उनके अंदर मुहावरे का प्रयोग किया है, जैसे आँख फोड़, जानलेवा, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से लगती बातें, ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया है। तो हमें आगे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मैं आपको मुहावरों के अर्थ बता दूंगी, वाक्यों में प्रयोग आपको स्वयं करना है। सिर पर नंगी तलवार लटकना मतलब सामने मौत दिखाई देना। अंधे के हाथ बटेर लगना, एक छूट गया है बीच में। आड़े हाथों लेना मतलब कठोरता से पेश आना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। आगे है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का अर्थ है बहुत कठिन काम होना। दांतों पसीना आना, बहुत कठिनाई होना। एरा गेरा नत्थु खेरा, इसका अर्थ है बेवकूफ या बुद्धू। आगे है हमारे पास निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांटकर लिखिए। हमें तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्दों को अलग अलग करना है। आपको यह 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था कि तत्सम तद्भव देशज आगत शब्द क्या होता है, और मैंने मेरी ग्रामर में भी आपको इसको समझाया है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आकर परिवर्तन होकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी में नेत्र है तो संस्कृत में उसको नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, परंतु हिंदी में वह आँख हो गया, तो यह हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। और देशज शब्द वह जो हमारे देश के अंदर हमारे छोटे छोटे एरियो के अंदर पनपे जाते हैं और वहाँ पर उनको देसी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे दाल भात,
खाटला, लोटा ऐसे शब्द। और आगत शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और ऐसे शब्द आएंगे जो विदेशी भाषा से, जिनको पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारी हिंदी और संस्कृत के शब्द तो नहीं है, वैसे शब्द आगत शब्दों के अंदर आ जाएंगे, जैसे पोजीशन ना, फसीहत, इस तरीके से। तो हमें इसमें से तत्सम तद्भव देशज आगत शब्दों को अलग करना है। तत्सम शब्द हैं चेष्टा, शुक्तिबाण, आधिपत्य, मेला, फटकार, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण और अवहेलना। यह हमारे तत्सम शब्द हैं। उसके बाद तद्भव शब्द जानलेवा, आँख फोड़, पन्ना और भाई साहब हमारे तद्भव शब्द हैं। देशज है घुड़किया। आगत शब्द में है तामील, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर्फ, तमाशा, मसलन। और अंग्रेजी शब्द में है स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल। आप इनको आसानी से कर सकते हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया है। आप अलग अलग इनको लिखना है, जिसे यहाँ उदाहरण में आपको दिया गया है। आगे है क्रियाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया दी गई है, क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पर सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। मतलब शीला यहाँ पर कर्ता है और खाया यहाँ पर क्रिया है, परंतु क्या खाया? सेब खाया। मतलब जो असर होता है वह शीला से के अलावा सेब पर भी पड़ रहा है उसके कर्म का, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। वैसे ही मोहन पानी पी रहा है, पीना एक क्रिया है और मोहन करता है और क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार वाक्य में जिन क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला रोज हंसती है। शीला यहाँ पर क्या हो गई? कर्ता हो गई। हंसना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई, परंतु वो क्या हंसती है ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाई देता। डायरेक्ट क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, यह भी एक अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण दिए गए हैं। उनके आगे ये कौन सी क्रिया है वह आपको खुद ही समझकर लिखना है। 5वें नंबर पे है इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। हमें इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। जैसे विचार है तो वैचारिक, इतिहास है तो ऐतिहासिक, संसार है तो सांसारिक, दिन है तो क्या लिखेंगे इसका? दैनिक, और नीति है तो नैतिक, प्रयोग है तो प्रायोगिक, और अधिकार है तो आधिकारिक। आप इस तरीके से इनके एक प्रत्यय लगाकर लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रश्नोत्तर को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।